जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एंजल हिंदी एकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं। पीवाईक्यू सीरीज में हमने यूनिट फर्स्ट का 2020 से लगाकर 2025 जून 2025 तक के सारे पीवाईक्यू सोल्व कर लिए जितने पेपर में आए हुए। यूनिट 2 के हमने 2020 से लगाकर दिसंबर 2023 तक जितने पीवाईक्यूज आए थे वो भी सारे हमने सोल्व कर लिए थे। अब जो हमारा आज यूनिट 2 का है वो यूनिट 2 में हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल को अलग अलग हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिया है, अलग अलग हमने उसको देख लिया है। आज की जो क्लास है हमारी ओवरऑल यूनिट 2 की 2024-25 में जितने क्वेश्चन आए सब पर हम डिस्कस करेंगे। देखो, एमपी सेट भी आ चुका है। एमपी सेट वालों को मैं बता दूं कि आप लोगों की एग्ज़ाम जो है जनवरी में, और नेट जो आपकी होगी यूजीसी नेट, उसकी एग्ज़ाम होगी आपकी दिसंबर एंड में, है ना। तो ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट एमपी सेट नेट जेआरएफ के बाद होने वाला है। तो यानी जो बच्चे अभी तक नेट क्वालिफाई नहीं है, देखो नेट क्वालिफाई तो सीधी सी बात है, एमपी सेट वैसे भी नहीं दोगे आप लोग। तो लोग जो एमपी सेट देने वाले बच्चे, मैं कहूंगा कि देखो सिलेबस एज इट इज कॉपी पेस्ट है, और क्वेश्चन जो है आपके एमपी सेट में, आप पिछले 5 साल के पेपर एमपी सेट को उठा के देख लो, उन्होंने पूरे क्वेश्चन भी कम से कम 50% क्वेश्चन आपके पेपर में एज इट इज कॉपी पेस्ट आएंगे यूजीसी नेट के पेपरों के। मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं, अगर मेरा यकीन ना हो तो पीवाईक्यूज उठा के देख लो एमपी सेट के, आपको पता चल जाएगा कि यहां पर कितने क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं ना। ये चीज़ें आपको पता चल जाएगी। और मैं कहता हूं कि आप एमपी सेट की अगर तैयारी कर रहे हो तो यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज लगा लो, तो भी 50% क्वेश्चन तो आप सही कर दोगे, 50 क्वेश्चन तो भी सही कर दोगे। और पिछली बार 91 क्वेश्चन आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में एमपी सेट वालों का गया था। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि इतना ही कट ऑफ यूजीसी नेट में नेट या नेट का जाता है। इस बार 86 ही गया है नेट वालों का, पिछली बार 91 गया था जून मतलब दिसंबर 2024 में। तो ये मान के चलो कि आप लोग अगर एमपी सेट निकालोगे या एमपी सेट निकालने के लिए तैयारी कर रहे हो, तो यानी कि आपको यूजीसी नेट का नेट निकल जाएगा इतने नंबरों में। तो आप यूजीसी नेट भी दीजिए और एमपी सेट भी दीजिए ना, दोनों ही फॉर्म फिल कीजिए। अब मैं पिछले 5-6 दिनों से यूट्यूब पर क्लास नहीं ले पा रहा था, क्योंकि ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास की जो पेड क्लासेस है उनकी व्यस्तता, उनके लिए कंटेंट बनाना, उनकी टेस्ट सीरीज बनाना, बहुत चीज़ें इधर उधर हो रही थी, इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। और बीच में त्योहारों का भी आ गया था। तो काफ़ी बच्चों के मैसेज मेरे पास टेलीग्राम पे और अलग अलग तरीके से मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आ रहे कि सर आप क्लासेस रेगुलर क्यों नहीं ले रहे हो यूजीसी नेट का, क्योंकि मैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के पीवाईक्यू सीरीज अभी चला रहा हूँ और कंटेंट भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। यूनिट फर्स्ट का मैंने भाषा विज्ञान का पूरा कंटेंट पढ़ाया है, आप लोग देखना कितना बेहतरीन कंटेंट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो ये आप लोगों की डिमांड पे, देखो जब हम किसी से 5 रुपये भी अगर ले लेते हैं ना, तो हमारी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अभी यूट्यूब पे क्या फ्री वाला कंटेंट में डाल रहा हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आलस टाइप का हो जाता है कि चलो ठीक है यार, दिन भर क्लास पढ़ाना और कंटेंट बनाने से थक गए, अब आज क्लास ना लें। तो इस तरीके से चीज़ें थोड़ी सी डिले हो जाती है, और फिर आप लोग उस तरीके से पूरा वीडियो देखते भी नहीं हो, पूरे एंड तक वीडियो देखते नहीं हो, लाइक सब्सक्राइब करते नहीं, तो मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन होता है। इसलिए मैं बच्चों के कहने पर, सर बच्चों ने मुझे कहा है कि सर आप थोड़ा सा कुछ ऐसे अमाउंट पर पेड क्लासेस लीजिए, ताकि आप रेगुलर 2 घंटे हमारी क्लास ले पाओ और हमें पूरा सिलेबस 1 दिसंबर तक, या यूं कहो कि 10 दिसंबर तक पूरा सिलेबस आप कंप्लीट करा पाओ। एक एमपी सेट वाले हो या फिर यूजीसी नेट वाले हो, हिंदी साहित्य का पूरा कंटेंट आप करा पाओ। तो मैं आप लोगों के लिए बैच लाया हूँ 399 में। देखो मार्केट में जितने भी आपको पेपर सेकंड के बैच मिलेंगे वो लगभग 1500-1600 से स्टार्ट होकर लगभग 3000, 4000 और 5000 तक लोग परचेस मतलब बेच रहे हैं ना। कंटेन और सारे पीवाईक्यूज वगैरह यही चीज़ें होने वाली है। वे तो टेस्ट सीरीज भी वहाँ पर उन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे फ्री नहीं रहती है, लेकिन मैं आप लोगों को डेली 2 घंटे आपकी क्लासेस रहेगी, लाइव क्लासेस रहेगी। आप लाइव नहीं देख पाओगे तो रिकॉर्डेड आपकी क्लास रहेगी, आप रिकॉर्डेड देख लेना। 10+ ईयर यानी कि 2015-16 से हम सारे पीवाईक्यूज जितने हैं उनको मैं लाइव क्लास में डिस्कस कराऊंगा, और यही पीवाईक्यूज आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी मिल जाएंगे, ताकि आप उन टेस्ट को लगा पाओ। फ्री क्लासेस आप फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, जिसमें 30 टेस्ट आपको मिलेंगे, ये एक अलग से मिलेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। पूरा कंटेंट यूजीसी नेट
का सिलेबस जो है या एमपी सेट का जो सिलेबस है, दोनों का सेम सिलेबस है, सेम पैटर्न है। तो उसका जितना नोट्स आपको है वो नोट्स आपको एक साथ मिलेगा 10 की 10 यूनिट, और उनके साथ में शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे। आपको शॉर्ट नोट्स पे मेहनत नहीं करनी है ना। और वैलिडिटी इस पूरी बैच की आपको 1 ईयर रहेगी कि आप चाहो उतनी बार देखो। अगर आप पीजीटी टीजीटी की तैयारी भी कर रहे हो तो मुझे लगता है आपको ये बैच परचेस कर लेनी चाहिए। एमपी सेट वर्ग 1 वालों और वर्ग 2 वालों को तो करना ही चाहिए, क्योंकि ये पूरा कंटेंट इसमें इतना पढ़ लोगे कि बाद में कोई चीज़ें नहीं है। आप कहोगे सर इतनी कम प्राइस में क्या आप कंटेंट की क्वालिटी से या किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करोगे? बिल्कुल भी नहीं होगा। सारी चीज़ें व्यवस्थित चलेगी, कंटेंट की क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, टेस्ट सीरीज की क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, पीवाईक्यूज पूरे सोल्व कराए जाएंगे। बस यहाँ पर ये इतनी कम फीस इसलिए क्योंकि मैं तो चाह रहा था कि यूट्यूब पे मैं पूरा फ्री पढ़ाऊँ और मैं पढ़ाऊंगा भी सही फ्री, लेकिन वो वाली चीज़ हो जाती है कि यार रेगुलर चीज़ें नहीं हो पा रही यूट्यूब पे, क्योंकि बाकी चीज़ों में बहुत व्यस्त हो रहे। तो यूट्यूब पे क्या पैसा तो मिल नहीं रहा है, किसी की पाबंदियाँ तो है नहीं, तो उस तरीके से मैं यूट्यूब पे कर नहीं पा रहा हूँ काम। इसलिए मैंने इतना कम प्राइस रखा कि अगर कोई हाउस वाइफ है या कोई जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट परचेस, जैसे पीएससी वगैरह की तैयारी, यूपीएससी वगैरह की तैयारी करो और आप साथ में देना चाह रहे हो, तो इतनी कम प्राइस में मैं हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य वाला बैच आपको पढ़ाने वाला हूँ कि जो आपको मार्केट में इससे कम में कोई भी नहीं पड़ेगा। आपको मेरे कंटेंट की क्वालिटी या मेरा पढ़ाने का तरीका देखना है तो आप इसी चैनल पर अभी इस साल जो दिसंबर के लिए मैंने स्टार्ट किया है वो यूनिट फर्स्ट का भाषा विज्ञान का मैंने पूरा पढ़ाया है, कंटेंट पढ़ाया हुआ है, प्लस पीवाईक्यू भी सोल्व करा दिए मैंने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के। तो आप वहां जाकर देख सकते हो इसी यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपको ये सारी चीज़ें सही लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको बैच परचेस करना है तो इस वाले नंबर पर मुझे एक मैसेज जरूर डाल देना है, कॉल कर लेना है, 8357984392 है ना। मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ ये आपको नंबर, ताकि आप लोग अगर परचेस करना चाह रहे हो या सोच रहे हो तो ये जरूर करना, ठीक है। बाकी आप वीडियो को एंड तक देखा करो मेरे भाइयों, ये कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए। हालांकि इस बैच का एक्चुअल प्राइस कुछ दिन बाद मैं 1 नवंबर तक, यानी कि दिवाली के इसमें ऑफर रहेगा 399 तक, है ना। लेकिन बैच हमारी स्टार्ट हो जाएगी 10 तारीख से, है ना। 10 तारीख से हमारी बैच स्टार्ट हो जाएगी, ये भी मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ। 10 अक्टूबर, अभी वाला जो 10 अक्टूबर आने वाला है, कल परसों हमारा, है ना। और ये जो प्राइस है ये अभी कुछ दिन के लिए रहेगी। जैसे 100 स्टूडेंट इस बैच में इनरोल हो जाएंगे, 100 से 200 स्टूडेंट तक का ही मैं ये ऑफर दे पाऊंगा। उसके बाद फिर ये बैच की प्राइस हमारी बढ़ती रहेगी 399 से 499, 599, और ये आप लगभग हर 5 दिन में इसकी प्राइस बढ़ते हुए देखोगे, ठीक है। तो ये मैं पहले आपको बता दूं, फिर बाद में मत कहना कि सर इतनी ज़्यादा प्राइस में हम बैच परचेस नहीं कर पा रहे। अगर परचेस करना हो तो अभी कर लेना आप लोग, 399 में ये बैच अभी परचेस कर लेना, अगर करना चाहो और पूरी चीज़ें व्यवस्थित देखना चाहो तो, ठीक है। 2 घंटे डेली क्लास रहेगी। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं और हमारे इस पे आते हैं। यूनिट 2 का कंटेंट पीवाईक्यूज हम देख रहे थे। यूनिट 2 के 2024 और 2025 में जितने पीवाईक्यू आए उनको हम सोल्व करते हैं ना। आपको भी पता है यूनिट 2 हमारा बड़ा यूनिट है, उसके जो पीवाईक्यूज है उनको सोल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा क्या है कि लगभग 2024-25 के उसमें देखेंगे तो लगभग 100 क्वेश्चन आ चुके हैं ना। लगभग 100 क्वेश्चन, यानी कि 70-80 क्वेश्चन तो आप मान के चलो। तो कंटेंट हमारे पास मतलब क्वेश्चन ज़्यादा है, इसलिए हम इनको 1 बाय 1 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आया था, छायावाद के संबंध में इनमें से कौन से कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। छायावाद के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से कौन सा कथन कहा। ये ऑप्शन पहला था कि छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे काव्य शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं। पहला इन्होंने ये कहा था, या फिर कहा था छायावाद के लिए मिस्टिसिज्म शब्द के आते ही रहस्यवाद शब्द की बुनियाद पड़ गई है। या फिर क्या उन्होंने ये कहा था कि छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला वहाँ तक रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा। या फिर उन्होंने लास्ट में ये कहा था कि छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से होता है। या फिर उन्होंने कहा था छायावाद के पहले नए मार्मिक विषयों की ओर हिंदी कविता प्रवृत्त होती आ रही है। नीचे दिए गए विकल्प में से आपको चयन करना है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको लाइव देख रहे हो तो प्लीज़ इसमें कमेंट जरूर करना, मुझे बताना कि क्या चीज़ें चल रही है। मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ यहाँ पर, है ना। तो साथ में कमेंट करते हुए जाना कि क्या चीज़ें सही है और क्या गलत है। ओके, अगर आप लाइव देख रहे हो तो मुझे बताना। नीचे 4 ऑप्शन दिए, ए सी ई सही है, ए बी डी सही है, एफ बी डी ई सही है, या फिर ए डी ई सही है। क्या सही है ये आप लोग मुझे बताना, ठीक है। चलो फटाफट आंसर करो, क्या सही है इसमें।
मैं आपका कमेंट देख रहा हूं यहां पर, जल्दी से आंसर करो। देखो मैं आपको एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करा देता हूँ, इसमें क्या कहना चाह रहा है ना। छायावाद के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या कथन है, तो मैं आपको पहला कथन बताता हूँ कि छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे काव्य शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने ये बात कही थी, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आएगा, ये आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है कि छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला वहाँ तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा, ये बात भी उन्होंने सही कही थी, है ना। और उसके बाद लास्ट में उन्होंने कहा था छायावाद के पहले नए मार्मिक विषयों की ओर हिंदी कविता प्रवृत्त होती आ रही है। तो ये तीन बात उन्होंने छायावाद के बारे में कही थी। जब हम छायावाद पढ़ते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इस सबके कथन हम छायावाद के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, ए सी ई यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है हमारा। चलो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ए सी ई सही है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, समझ में आ रहा है? आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी फटाफट नीचे, क्या चल रहा है आप लोगों का। अब एक चीज यहाँ पर देखना, जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में सूची एक और सूची दो दे रखी है। सूची पहला और सूची दूसरे में आपको जोड़ी मिलान करना है कुल मिला के, कि ए वाले में क्या आएगा, बी वाले में क्या आएगा, सी वाले में क्या आएगा और डी वाले में क्या आएगा। तो पहले देखते हैं गवई गांव की गदा, गवई गांव की गदा, ये किसका है, किसने कहा था, ये देखना। यथासंभव शिखरों के सेतु, और वे और होंगे जो मारे जाएंगे, वे और होंगे जो मारे जाएंगे। ये चार चीजें हैं या चार कथन है, इन चीजों को आपको मिलाना कि किसके है ना। तो आपको बताना शरद जोशी, रघुवीर साय, विवेक शाह और शिव प्रसाद सिंह, इनमें से किसके। आप कमेंट कीजिए नीचे फटाफट। तो आपको भी पता है गवई गांव की गंध जो है, ये किसने कहा था, तो ये हमारा विवेकी राय ने कहा था। किसने कहा था, विवेकी राय ने कहा था। अब मुझे ये बताओ दो कि ऑप्शन नंबर ए में तीसरा आ रहा है क्या कहीं पर, तो यहाँ पर नहीं आ रहा, मतलब ये नहीं होगा, बी वाले में नहीं होगा, सी वाले में नहीं होगा, डी वाले में ऑप्शन नंबर ए में तीसरा आ रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखो ऐसे कूट वाले क्वेश्चन को सही सोल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूं कि पहले वो देखो जो चार में से आपको आ रहा है, आपको जो याद है कंफर्म, चार में से ऐसा तो होगा कि एक तो याद होगा आपको या दो तो याद होंगे, पहले उनको देखो कि ए ये कहां पर आ रहे और वो वहां पर आ रहे, उसको नीचे ऑप्शन में मिलाओ। अगर ऐसा एक जगह ही मिल रहा है तो फिर डायरेक्ट उस ऑप्शन को सही कर दो, बाकी हमें चीजों से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि जो हमें 100% कंफर्म है वो हमारा सही हो जाता है। फिर आता है यथासंभव, यथासंभव शरद जोशी ने कहा था, सैकड़ों के हेतु में हमारा किसने कहा था, शिव प्रसाद सिंह ने, और वे और होंगे जो मारे जाएंगे, ये हमारा रघुवीर साय ने कहा था। तो इस तरीके से आपको चीजों को सोल्व करना है ना, इस तरीके से चीजों को सोल्व करना, ताकि आप चीजों को जल्दी से या अच्छे से सोल्व कर पाओ, है ना। ये एक पैटर्न होता है कि यार पहले चार ऑप्शन में से हमें वो ऑप्शन देखना है कि जो हमारा सही हो, है ना, ये हमें देखना होता है वहां पर, या ये चीजें हमें करनी होती है, ठीक है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? नीचे कमेंट करो चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा आता है कि निम्न में से किन आलोचना पुस्तकों के लेखक मुक्ति बोध है, निम्नलिखित में से किन आलोचना पुस्तकों के लेखक मुक्ति बोध है, यानी जो आलोचना उन्होंने करी है, उन आलोचना जो पुस्तकें लिखी उनके कौन सी आलोचना के जो लेखक है वो मुक्ति बोध है। तो नई कविता का आत्म संघर्ष या तथा अन्य निबंध वालों का है, या लघु मानव के बहाने हिंदी कविता एक बार बहस, इतिहास और परंपरा, नए साहित्य का सौंदर्य, कामायनी, एक पुनर्विचार। इन पांचों में से आपको बताना कि किसके लेखक जो है वो मुक्ति बोध है, आपको बताना है ना। तो देखो मुझे जो आ रहा है मैं आपको दिखा देता हूं। मुझे ये पता है कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के जो लेखक है वो मुक्ति बोध है, मुझे ये पता है। तो डी कहां पर आ रहा है, पहले तो ये देखो, जहां पर डी आ रहा है वो देखो, है ना। तो इसमें डी नहीं आ रहा है, इसमें डी नहीं आ रहा है, ये हटा दो। इसमें डी आ रहा है तो ये हो सकता है, और नीचे डी वाले में देखो इसमें डी आ रहा है, कि इसमें भी नहीं डी आ रहा है। देखो जब डी एक ही जगह पर आ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी लगा दो ना, फिर इतना दिमाग लगाना ही क्यों है। देखो मुझे पता है कि यार इन चार में से मुझे एक चीज दिमाग में आ रही, चार पांच में से, कि यार मुक्ति बोध का मैंने पढ़ा था नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, मुझे ये दिमाग में आया और मेरा चार ऑप्शन सही हो गए, मुझे बाकी दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। अब सी वाले ऑप्शन में देख लो और कौन कौन सा आ रहा है, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, ये हमारा सही हो जाएगा, और कामायनी, एक पुनर्विचार, ये हमारा सही हो जाएगा। ये किसने लिखा है, मुक्ति बोध ने लिखा है, ठीक है। ये चीजें हमारी हो जाएगी। चलो कमेंट करो कैसा लग रहा है आपको, क्लास का पूरा माहौल किस तरीके से आपको चीजें समझ में आ रही है, कमेंट करो फटाफट। अरे कमेंट करो फटाफट।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वो भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके अभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। यह कथन किसका है? यह कथन बताना शिव प्रसाद सिंह का है, नामवर सिंह का है, रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यह कथन आपको बताना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन क्या है? जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वो भाषा क्या कहलाती थी? देश भाषा कहलाती रही। जब वह साहित्य की भाषा हो गई तब उसको अभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा, या अभ्रंश भाषा उसको कहा। ये कथन किसने कहा या ये बात किसने कही थी, ये आपको बताना है। भाषा मतलब ये बात कहने वाले व्यक्ति कौन है? तो ये बात कहने वाले, देखो अधिकतर 99% केस में आपको रामचंद्र शुक्ल के कथन ही मिलेंगे आपके एग्जाम में ना, चाहे वो नेट की हो चाहे सेट की हो, हर एग्जाम में आपको रामचंद्र शुक्ल के ही मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सही हो जाता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा के निम्नलिखित में से किस संबंध में किस निबंध संकलन का केंद्र विषय स्त्री मुक्ति है ना? आपको महादेवी वर्मा का बताना। अब मैं महादेवी वर्मा के बारे में कुछ बता देता हूं आपको, है ना। जैसे मैंने आपको 3 कवियत्रों के जन्म वर्ष बताए जो कि तीनों के तीनों आपके इसमें जुड़ी हुई है ना। जो सुमित्रानंदन पंत का जन्म जो है 1900 में हुआ। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में हुआ और महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ। इसी समय हमारे बच्चन साहब का जन्म भी हुआ, ये भी आपको याद रखना, 1907 में, है ना। अब इनका जन्म 1907 में हुआ और इन्होंने जो निबंध संकलन लिखा था उसका केंद्रीय विषय जो है स्त्री मुक्ति है। कौन से निबंध संकलन का जो केंद्रीय विषय जो है, केंद्रीय विषय का मतलब उसका जो मुख्य उद्देश्य हो स्त्री मुक्ति है, ये कौन सा है? तो भारतीय साहित्य के स्वर है क्या, श्रृंखला की कड़ियां है, छंदा है, या फिर साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, इनमें से कौन सा है आपको बताना है ना, या इसमें से कौन से में स्त्री मुक्ति पे बात उन्होंने कही है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो श्रृंखला की कड़ियां हैं, ये कड़ियां शब्द से ही महसूस होना चाहिए कि मुक्ति यानी कड़ियां, यानी कड़ियों से मुक्ति, यानी श्रृंखला की कड़ियां। जो निबंध संकलन है ये महादेवी वर्मा ने स्त्री मुक्ति के ऊपर लिखा हुआ था। ठीक है, बाकी ये जो एक्स्ट्रा चीजें आपको यहाँ बताई जा रही है इसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है साथ में। ऐसा नहीं है कि इसको नहीं चलना है, साथ में रखकर, है ना, ध्यान में रखना है इसको। अगला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा विरचित और संपादित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लिखी है। यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो रचनाएं लिखी है उनको आपको पहले से बाद के क्रम में करना है ना, पहले से बाद के। तो रस मीमांसा, गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, मतलब संपादित रचनाओं को। विरचित का मतलब होता है फिर से रचना। जैसे आपको भी पता है कि जायसी ग्रंथावली आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नहीं है, वैसे मल्लिक मुंबई जायसी की, लेकिन इन्होंने उसमें से जो नागमती वियोग खंड है उसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास की रचना का भी इन्होंने संपादन किया है, रस मीमांसा का भी किया है। तो विरचित कहो या संपादित रचनाएं कहो, आपके सिलेबस यूनिट 5 में जुड़ा हुआ है, आप देखना उसमें संपादित शब्द ही लिखा है ना। तो जो उनको प्रकाशन है उनका प्रकाशन आप प्रथम से बाद में करना है। तो उन्होंने रस मीमांसा, गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार और हिंदी साहित्य का इतिहास। हालांकि जो ये भ्रमर गीत सार आपके सिलेबस में जुड़ा है सूरदास का, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं जुड़ा है ना, ये आपको याद रखना, यूनिट 5 में आपको दे रखा है, ये चीजें आप देखना। तो इसको क्रम से जमाना, आपको इनको क्रम से बताना है ना, ये चीजें बता रहा है। तो मुझे ये पता है कि उन्होंने जो गोस्वामी तुलसीदास की जो रचना का संपादन किया था वो हमारा सबसे पहले आएगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी सबसे पहले आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सबसे पहले आ जाएगा। चलो इससे लगाने का कोशिश करते, क्या सही हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर एक हट गया, सी हट गया, लेकिन बी और डी में तो अभी भी है ना, बी और डी में सी भी आएगा, डी भी आएगा। तो यानी कि बी के बाद सी और सी के बाद डी तो जरूर आएगा। अब हमें चौथे और पांचवें नंबर पर देखना क्या आएगा, है ना। तो चौथे और पांचवें नंबर पर हम देखते हैं। पहले तो ये देख लो कि ये जो है हमारा पहले नंबर पर आएगा, उसके बाद हमारा डी दूसरे नंबर पर, सी हमारे तीसरे नंबर पर। अब हम इन दोनों में से देखते हैं, रस मीमांसा और हिंदी साहित्य का इतिहास। देखो रस मीमांसा और हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी साहित्य का इतिहास पहले लिखा था, उसके बाद रस मीमांसा उनकी प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, क्योंकि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो 1929 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1929 में।
और जो रस मीमांसा है वो 1949 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1949 में संपादित की गई थी, है ना। तो ऑलमोस्ट यही ई आएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि पहले बी सी डी ई और ए आएगा, है ना। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलो इनके क्रम वाइज में आपको सन भी यहाँ लिख देता हूँ कि कौन कब प्रकाशित हुई। तो ये गोस्वामी तुलसीदास की जो रचना प्रकाशित हुई थी, चलो इसको सही से मैं आपको यहाँ पर इन रचनाओं के प्रकाशन वर्ष लिख देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। चलो भाई, अब कमेंट भी करते जाओ, कैसा लग रहा है वीडियो, चीज़ों को आप भी आंसर बताते जाओ, साथ में मैं कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट देख रहा हूँ, और जो बाद में इसको रिकॉर्डेड देखेंगे वो लोग भी कुछ कमेंट कर ही देना। देखो मुझे लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास का जो प्रकाशन है वो 1923-24 के समथिंग हुआ था, 23 में हुआ था, ना। फिर उसके बाद हमारा जायसी ग्रंथावली जो है, जायसी ग्रंथावली का प्रकाशन 1924 में इन्होंने किया था, ये बात भी सही है। उसके बाद भ्रमर गीत सार का जो प्रकाशन है वो मुझे लगता है 1925-26 के समथिंग, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है करेक्ट, लेकिन 25 के समथिंग, है ना। फिर उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 और ये 1949 में प्रकाशित हुआ था। तो ये इस तरीके से इनका प्रकाशन वर्ष है, आपको ध्यान रखना है, और ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। चलो कमेंट करो, मिश्र बंधु द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद के कुल कितने भागों में विभक्त किया गया था। ये आपका आंसर मुझे आना ही चाहिए, ठीक है। ये आंसर अब ऐसा नहीं है कि नहीं आना चाहिए, ये चीजें मुझे एकदम करेक्ट आना चाहिए आप लोगों का ये आंसर, ठीक है। कमेंट करो आप लोग, फटाफट फटाफट कमेंट करो मेरे भाइयों। मिश्र बंधु द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद को कितने भागों में बांटा गया था मेरे भाई? 4 भागों में बांटा गया था। उसमें से 3 भाग जो है वो 1913 में प्रकाशित हो गए थे, और जो चौथा भाग है वो 1934 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1934 में। ये जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन पढ़ाते हैं उसी समय बताते हैं। मिश्र बंधु द्वारा रचित जो मिश्र बंधु विनोद है, ये हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से रचना लिखी गई है इन्होंने, ना। इसको 4 भागों में बांटा। उसमें से जो 3 भाग स्टार्टिंग के, पहला दूसरा तीसरा, 3 भाग का मतलब है पहला दूसरा और तीसरा, ये क्रम से ये 1913 में प्रकाशित हो चुके थे। सॉरी सॉरी। और 1934 में जो प्रकाशित हुआ था इसका चौथा भाग प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना था, ठीक है। चलो अगला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जिस जाति की सामाजिक व्यवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी ठीक वैसा ही होता है। जातियों की क्षमता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो उसके साहित्य रूपी आईने में ही मिल सकती है। कथन किसका? देखो ये कथन कुल मिला के उस तरीके की बात है जैसे हम कहते हैं ना कि साहित्य समाज का आईना होता है, समाज का दर्पण होता है। ये वही चीज़ है कि समाज का दर्पण क्या है? तो साहित्य है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही, समाज का दर्पण क्या है? साहित्य है ना। ये चीज़ें इसी में बताई गई है हमारी, ठीक है। चलो कमेंट करो आप लोगों को, कमेंट में देख रहा हूँ आप लोगों का आंसर भी देख रहा हूँ, क्या आंसर कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो जिस जाति के सामाजिक व्यवस्था जैसी होती है वो उसका साहित्य भी वैसा होता है। ये कुल मिला के ये कहा था कि समाज का आईना आपका कैसा होना, मतलब जो एक चीज मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में चलता है एक कॉन्सेप्ट में बताता हूं कि या तो उस समाज का यानी उस काल का आप साहित्य पढ़ लो तो उस काल की सामाजिक राजनीतिक आर्थिक स्थिति परिस्थिति समझ सकते हो, या उस काल की सामाजिक राजनीतिक आर्थिक स्थिति समझ लो तो आप उस काल का साहित्य समझ सकते हो ना। या फिर साहित्य किसी काल का या किसी समाज का आईना होता है। ये बात कहने वाले हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इन्होंने ये बात कही थी, ठीक है। ये कथन इनका है। तो ये चीजें चलती है, हिंदी साहित्य का इतिहास जब पढ़ाते तो ये बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 9वां। चकित चकता चौकी चौकी उठे बार बार दिल्ली दहस्ती चीते चाही करपति है बिलखी बदन बिलखत विजयपुर पति फिरत फिरंगिन की नारी फरती। यह पंक्ति किस कवि की है? आपको बताना मतीराम भूषण कुलपति मिश्र या नेवाज। ये किसकी पंक्ति है आपको ये बताना है, ठीक है। चलो आंसर करो आप लोग फटाफट, किसकी पंक्ति है ये? किसकी पंक्ति है मेरे भाई बताओ।
ये पंक्ति भूषण की है, आपको पता हो, अगर आपने भूषण की रचना पढ़ी है तो उसमें पता है कि आता है चकित चकता चौकी, चौके चौकी उठे बार बार, दिल्ली धसती चीते चाहे कर चपति हे बा। ये आपको पता है किसके बारे में कही गई थी? भूषण ने छत्रसाल के बारे में ये चीजें कही थी, है ना। तो ये पंक्ति उनकी है, ठीक है। तो भूषण की ये पंक्ति है, याद रखो। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्रयोगवाद के संबंध में इनमें से कौन सा कथन नामवर सिंह ने कहा था? ये आपको याद रखना, कौन सा कथन जो है नामवर सिंह ने कहा था। तो मेरे भाई देख लेते कौन सा कहा था, पहले वन बाय वन करके सारे कथन पढ़ते हैं। प्रयोगशीलता व्यक्तिवाद अन्वेषण की वस्तु है, ठीक है। प्रयोगवादी कवि यथार्थवादी ही है, वे भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता का स्वीकार करते हैं। ये बात तो नामवर सिंह ने कही थी। कुल मिलाकर यह चरम व्यक्तिवाद है, प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। आरंभिक व्यक्तिवादी प्रयोगवाद ने प्रतिरोध और युगल भूम्ब का नारा दिया है, ठीक है। प्रयोगवाद नामक भ्रामक है, नाम भ्रामक है ना, क्योंकि इस नाम से यह भाव टपकता है कि इन कवियों ने प्रयोग को साध्य मानकर नया वाद चला दिया, ठीक है भाई। इनमें से हमें देखना कि क्या सही है और क्या गलत है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें से क्या हो जाएगा? देखो मैंने आपको एक ऑप्शन तो बता दिया कि क्या आना है ना, तो मुझे पता था कि ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने, ये तो मुझे पता है 100%। जैसे देखो मुझे तो सब पता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि क्या किस तरीके से कॉन्सेप्ट करना चाहिए। अब बी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसको हटाओ। ये थोड़ा सा दिमाग लगाया करो पेपर में, ताकि टाइम भी बचे, जल्दी कर पाओगे तो पेपर फर्स्ट को अच्छे से कर पाओगे। और पेपर फर्स्ट को अच्छे से नहीं करोगे तो जीआरएफ भूल जाओ, कभी जिंदगी में जीआरएफ नहीं होगा। पेपर फर्स्ट भी उतना जरूरी है जितना पेपर सेकंड है ना। या तो पेपर सेकंड में 80+ क्वेश्चन सही करो, या फिर पेपर फर्स्ट को साथ में लेके चलो। जितने क्वेश्चन वहां पर सही होते ज्यादा होंगे उतना यहां पर रिस्क कम रहेगा आपका, है ना। तो ये दो हटा दिए। अब हम बात करते हैं तीसरे का। सी सब जगह है तो भाई सी भी आ जाएगा, तो सी हमने मान लिया, और बी दोनों जगह है तो बी भी आएगा। अब हमें ए और डी में से चूज करना कि कौन सा हमारा सही होगा। तो मैं ए और डी को आपको एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूं कि क्या कहा है। तो आरंभिक व्यक्ति प्रयोगवाद ने प्रतिरोध और युगल भूम्ब का नारा दिया था। और ए में क्या कहा था? प्रगतिशील व्यक्ति अन्वेषण की वस्तु है। बिल्कुल ए वाला सही है ना, तो ए सही है, बी सही है और हमारा सी सही है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करो। देखो मैं आपको चाहूं तो डायरेक्ट बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको यहां पर वो तरीका भी बताना चाह रहा हूं जो एग्जाम हॉल में सही करने का तरीका होता है। पहले वो चीजें ढूंढो कि जो आपको आता है ना। चारों ऑप्शन पांचों ऑप्शन को मत देखो, पहले वो ऑप्शन देखो जो आपको आता है कि हाँ ये बात कही थी या नहीं कही थी। ये कही थी, इसको हटाओ कि हाँ ये है। चारों ऑप्शन में देखो क्या ये आ रहा है, क्या जहां नहीं आ रहा है उसको पहले खत्म करो कि ये ऑप्शन तो आना ही नहीं है। ऐसे ही करते करते दो ऑप्शन बच जाएंगे, फिर तीसरा ऑप्शन भी सही करोगे तो मतलब दूसरा ऑप्शन सही करोगे तो वो वाला भी खत्म हो जाएगा और एक ही बच जाएगा। और 99% केस में ऐसा होगा कि एक ऑप्शन को सही करने से ही आपके आंसर सही हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं हो 1% केस में तो आप दूसरे ऑप्शन तक जाइए। ये पैटर्न आपको अपनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगला आता है हमारा राम विलास शर्मा की निम्नलिखित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो ये हमारी रामविलास शर्मा की जो रचना है उनको प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको बाद के क्रम में लगाना है, यानी पहले उसके बाद फिर उसके बाद, ये आपको ये क्रम लगाना है, ठीक है। तो मेरे भाई कौन कौन सी रचना है पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा के विकास की परंपरा, भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, निराला की साहित्य साधना भाग 2। ठीक है, चलो आप लोग कमेंट करो पहले आपके अनुसार कौन सा इनकी पहली रचना। चलो इनकी पहली रचना बता दो मुझे, इस 5 में से पहला कमेंट करो कि इसमें पहला क्या आएगा ना, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देख भाई मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता हूँ यार, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास होता नहीं कि मैं आपको नाम ले लेके कहूँ कि क्या होना है क्या नहीं होना है ना। आप लोग कमेंट करो, मैं आपके सबके कमेंट देख रहा हूँ यहाँ पर। देखो आप लोग आंसर करो। मुझे एक चीज दिख रही है कि सबसे पहले मुझे जहां तक पता है ये 1942 में प्रकाशित हुई थी। इससे पहले इनकी कोई रचना मुझे नहीं दिखाई दे रही है। तो भारतेंदु युग और हिंदी भाषा का विकास परंपरा पहले नंबर पाएगा, इतना तो पता। अब पहले नंबर पर बी है क्या? नहीं। बी है क्या? नहीं। हाँ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। चलो अब दोनों को फिर से दिमाग लगाते, 2 ऑप्शन मिल गए हमें। अब उसके बाद यार जब तक जहां तक मुझे पता है
भारतेंदु हरिश्चंद्र उन्होंने उसके बाद लिखी थी ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1953 के समथिंग उन्होंने लिखी थी आई थिंक, है ना। तो दूसरे नंबर पर ए आएगा। अब दूसरे नंबर पे ए यहाँ पर आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं है, तो ए हमारा यहाँ पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर हमारा सी आएगा, भाषा और समाज आएगा तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर हमारा निराला की साहित्य साधना भाग आएगा, और पांचवें नंबर पर हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण आएगा। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, और ये हमारे ऑप्शन सही हो जाते हैं ना। तो रामविलास शर्मा की पहली रचना कौन सी है? भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परम। पहली का मतलब इनमें से पहला कौन सा आया ना, तो ये आया। फिर उसके बाद हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र आया, फिर उसके बाद भाषा और समाज आया, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी और निराला की साहित्य साधना भाग 2 आया, और फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण आया। ठीक है, इस तरीके से आपको चीज़ों को सही करना है, इस तरीके से चीज़ों को सोल्व करना है। ओके, अरे क्लियर हो रहा है मेरे भाइयों? बता दो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है नवीन चंद्र राय ने किस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? हिंदी दीप्ति प्रकाश का किया था, ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका का किया था, आर्य दर्पण का किया था, या देसी हितैषी का किया था? किसका किया था आपको बताना है ना, किसका किया था ये बताओ मुझे फटाफट। आंसर कमेंट में आंसर करो। चलो किसी का ए किसी का बी, ठीक है भाई। ओके 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 ओके। नवीन चंद्र राय ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? इसमें से उन्होंने ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखो इतने इजी क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी, है ना, डायरेक्ट फैक्चुअल चीजें आती हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को हमें मिलाना है। ठीक है, सूची 1 सही है, सूची 2 सही है, ये हमें मिलाना है। चलो, इलाचंद जोशी, यशपाल भगवत चरण वर्मा और गुलशेर खा शानी, ये यहाँ पर दिया हुआ है। मनुष्य के रूप, निर्वासन, सांप और सीढ़ी और आखिरी दाव, ये इनकी रचनाएं। आपको बताना कौन सी किसकी रचना है ना, ये आपको यहाँ पर बताना है। मुझे कुछ पता है या नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज़ जरूर पता है, यशपाल की रचना। यशपाल की जो रचना है वो मनुष्य के रूप है। तो यशपाल की जो, क्योंकि यशपाल बहुत हमारे सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। यशपाल हमारे सिलेबस के व्यक्ति है, नहीं इनकी रचनाएं जुड़ी है। तो मनुष्य के रूप मैंने इनकी पढ़ी थी, तो यशपाल का मनुष्य के रूप है। बी नंबर पे पहला कहाँ पर है? यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, एक ही जगह पर। बी नंबर का पहला एक ही जगह पर, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आप ये मत कहना कि सर आप तो डायरेक्ट बता रहे हो कि ऐसे। मेरे भाई मुझे सच बता रहा हूँ, क्योंकि यशपाल हमारे सिलेबस में जुड़े, और यहाँ पर हमारा सिलेबस में हम जो व्यक्ति सिलेबस में जुड़ा उसकी सारी रचनाएं हम देखते हैं ना, ये फंडा है हमारा। और ये फंडा हमारा, ये तो हमें पता है मनुष्य के रूप यशपाल की है, तो हम यहाँ पर सही लगा देते। ऑप्शन नंबर ए में इलाचंद जोशी की निर्वासन है। फिर हमारा भगवती चरण वर्मा की जो है वो हमारी आखिरी दाव है। और गुलशेर खा शानी की जो है वो हमारी सांप और सीढ़ियाँ है ना। इस तरीके से हमें याद रखना। तो ये हमारा बी यानी ये दूसरे नंबर पर आएगा, ये पहले नंबर पर आएगा, ये हमारा तीसरे नंबर पर आएगा, और ये चौथे नंबर पर आएगा। ये हमें याद रखना है। ठीक है, ये हमारी आती है। ओके, क्लियर हो रहा है? फिर आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक त्रिवेणी में निम्न कवियों पर संबंधित संकलित है। यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी जो रचना लिखी है उसमें किस व्यक्तियों का संकलन है, ये बताओ मेरे भाई। जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल या उनका हिंदी साहित्य का इतिहास बताते, तब हम बताते कि उन्होंने किसके बारे में, उनकी रचनाओं में त्रिवेणी यानी 3 कवियों का बारे में बात की गई है। तो आपको बताना ना। तो अब इसमें सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन आपको रहेगा वो ये रहेगा कि उन्होंने सुर को रखा था या कबीर को रखा था। तो मेरे भाई सुर, तुलसी और जायसी को उन्होंने रखा था। किसको रखा था? सुर, तुलसी और जायसी को। और आप एक चीज और देख सकते हो, इनके इसमें दिमाग लगा सकते हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली की नागमती वियोग खंड का संपादन किया, तुलसीदास के का संपादन किया, और सूरदास की भ्रमर गीत का भी संपादन किया। यानी इन्होंने जिसका संपादन किया उसे त्रिवेणी में रखा, ये मान के चलो। उन्होंने कबीरदास की किसी रचना पर संपादन नहीं किया है ना। तो ये चीजें हमारी आ जाएगी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए ना। अब बताना है आपको सूची 1 और सूची 2 में क्या चीज़ें आ रही है। आपको बताना राजेंद्र यादव, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद और माधवराव स्प्रे, इनमें से कौन सी किसकी
रचना है ना। तो एक पथिक का स्वप्न, चित्र लिखे पत्थर, जिज्ञासा या अपने पार, इनमें से आपको पता ना कौन किसकी रचना है ना, कौन किसके सामने आएगा। तो अज्ञेय और जयशंकर प्रसाद तो हमारे सिलेबस में जुड़े हुए हैं ना, ये तो आपको पता अच्छे से कि हाँ ये हमारे सिलेबस में जुड़े हुए। और अज्ञेय की जिज्ञासा है, ये भी मुझे पता है कि अज्ञेय की जो रचना है वो जिज्ञासा है, तो यहाँ पर ये दूसरे नंबर पर आएगा, ये मुझे पता है। अरे फिर से वही वाली बात हो गई कि मैंने एक व्यक्ति को आता था और वही व्यक्ति को मैंने यहाँ लगाया और वही सही हो गया। क्यों? क्योंकि अज्ञेय और जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हमारे यहाँ जुड़ी हुई है, इनकी सारी रचनाएं हम पढ़ते हैं, यहाँ से हमने सही कर दिया। तो अज्ञेय हमारा दूसरे नंबर बी में आता है और बी एक ही जगह पर दूसरे नंबर पर आ रहा है, यानी मतलब बी में एक ही दूसरे नंबर, बी में दूसरा नंबर एक ही जगह पर आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा ना। नहीं यार, बी नहीं, तीसरा है ना, तीसरा है। सॉरी 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 सॉरी, मैं गलत ही दिमाग लगा रहा हूँ, मैं गलत दिमाग लगा रहा हूँ। अज्ञेय की जो रचना है वो जिज्ञासा है, लेकिन वो दूसरे पे नहीं है, तीसरे नंबर पे। सॉरी 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 सॉरी। तो इसको मेरे भाई तीसरे पे चलते हैं, तो फिर तीसरे पे तो दो फंडा है, एक ये है और एक ये दोनों हटा दो, ये तो आएंगे ही नहीं। अब इन दोनों में से देखो बाकी और की रचना देखो, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की जो रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना हमारी चित्र लिखे पत्थर, चित्र लिखे पत्थर जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। तो सी नंबर में दूसरा आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि राजेंद्र यादव की जो रचना है वो अपने पार है, और जिसके बाद अज्ञेय की जो रचना है वो जिज्ञासा है, जयशंकर प्रसाद की रचना चित्र लिखे पत्थर है, और माधवराव स्प्रे की जो रचना है वो एक पत्थर का स्वप्न है ना। ये माधवराव स्प्रे की भी हमारे यहाँ पर कुछ रचनाएं जुड़ी हुई है, याद रखना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलो मेरे भाई, कैसा लग रहा है, क्या चीज़ समझ में आ रही? कमेंट करो फटाफट आंसर। आंसर करो फटाफट, क्या आएगा और कैसा चल रहा है आपका? इनमें से किस जैन आचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ नाम से भी जाना जाता है? कलिकाल सर्वज्ञ नाम से भी जाना जाता है। हेमचंद्र, प्रभाचंद्र, विद्यानंद दास और हरिभद्र। आप बताना ऑप्शन नंबर बी सी ए बी सी डी में से कौन सा सही आएगा, बताओ फटाफट आंसर करो। इनमें से किस जैन आचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ नाम से भी जाना जाता है, बताइए मुझे। तो मेरे भाइयों, इसमें से विद्यानंद दास को कलिकाल सर्वज्ञ नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना है ना। कुछ इस टाइप के इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। कविता कलाप, कुमार संभव सार, लेखोजली, रसग रंजन, कालिदास की निरंकुशता। इन पांचों में से आपको इनको बताना कि क्या आपका इसमें सही आएगा ना। चलो बताओ फटाफट क्या सही आएगा, पहले कौन सी आएगी इनकी? कुमार संभव सार पहले आएगी इनकी, बी नंबर पे, बी नंबर पे एक ही जगह पर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो पहले नंबर पर आएगी इनकी कुमार संभव सार, फिर आएगी इनके कविता कलाप, फिर उसके बाद इनकी आएगी कलिकाल की निरंकुशता, कलिकाल की निरंकुशता, फिर उसके बाद इनकी आएगी रसग रंजन, फिर आएगी इनकी लेखोजली, है ना, लेखोजली, ये इनकी रचनाएं आएगी। कुमार संभव सार इसलिए पता है मुझे क्योंकि 1902 में लिखी गई थी, इसलिए मुझे इनका पता है। कविता कलाप 1909 में प्रकाशित हुई थी, ये चीज़ें भी मुझे पता है कि हाँ ये हुई थी, इसलिए हम इसको बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होता है, ठीक है। चलो अभ्रंश के कवि पुष्पदंत ईशा की किस शताब्दी में हुए थे? आपको बताना है कि अभ्रंश कवि पुष्पदंत है ना, ये आपको बताना कि कौन सी शताब्दी में। अब देखो अभ्रंश की बात हो रही तो सीधी सी बात है 10वीं शताब्दी से ऊपर तो चीज़ें नहीं जाएगी, है ना। तो 10वीं शताब्दी यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इतना दिमाग आप लगा सकते थे ना। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है आपको यहाँ पर, है ना। तो गोविंद मिश्र, रामशरण जोशी, धर्मवीर भारती और रमेश चंद्र शाह, ये ऑप्शन दिए हुए हमारे पास। इन ऑप्शनों को सही मिलान करना है आपको, है ना। तो अपने के पास, अपनों से दूर, यात्रा चक्र, बहुवचन और दरख्तों के पार, ये हमें बताना है ना। चलो आंसर करो आप लोग, बताओ किसी एक का तो बताइए मुझे कम से कम, पहले बताओ फटाफट।
गोविंद मिश्र की आएगी दरख्तों के पार, गोविंद मिश्र की दरख्तों के पार आएगी। रामशरण जोशी की अपने के पास अपनों से दूर, अपने के पास अपनों के दूर। धर्मवीर भारती की यात्रा चक्र, आपको पता है धर्मवीर भारती की यात्रा चक्र अच्छे से पता है आपको। रमेश चंद्र शाह की बहुवचन आएगी। तो इस तरीके से हमारा सही हो जाएगा। तो पहले चौथा आएगा, फिर पहला, दूसरा और तीसरा आएगा। ये कहीं पर आ रहा है क्या? पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक चीज़ें हमने देखी हुई है। बाकी की चीज़ें हम कल की क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो मैं छोटे इसलिए बना रहा हूँ, या पीवाई की उसमें इतना टाइम इसलिए लग रहा है कि आप लोग पूरे वीडियो को नहीं देखते हो। और जब पूरे वीडियो को नहीं देखते हो तो टीचर क्यों फालतू में अपना रिकॉर्डेड या लाइव क्लास का टाइम वेस्ट करे कि भाई इतना टाइम वेस्ट क्यों करें, हम उस टाइम को कहीं और लगाए ना। इसलिए जो बच्चे लाइव जुड़े वो कमेंट करो कि हाँ सर हमें तो 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो बना दो, हम देख लेंगे। तो मुझे, क्योंकि हमारे पास पूरा डाटा आता है यूट्यूब का कि भाई कौन बच्चे कितने घंटे, अगर 1 घंटे का वीडियो डाला तो कितने मिनट तक बच्चों ने देखा है ना। तो आप लोग काफ़ी कम देर तक वीडियो को देखते हो और स्किप कर देते हो या बंद कर देते हो। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो ही हम बड़ा वीडियो बनाएंगे, नहीं तो हम इसी तरीके से 25-30 मिनट के वीडियो पर ही 20-25 क्वेश्चनों पर बात करेंगे। बाकी आप लोगों को बैच परचेस करना है तो मैं फिर से एक बार अनाउंसमेंट आपको कर देता हूं मेरे भाइयों कि ये जो बैच है, इस बैच में हम 2 घंटे रेगुलर कंटेंट पढ़ेंगे और सारे PYQs भी मैं आपको बैच में अलग से करा दूंगा वहाँ पर, है ना। यानी कि वो चीज़ें वहाँ पर हम अलग से करा देंगे। हालांकि यूट्यूब पर मेरी क्लासेस एग्ज़ाम तक रेगुलर आती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक पहुंचाया ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम और मेहनत करेंगे यूट्यूब के लिए। बाकी हम पेड क्लासेस के लिए मेहनत करते। ये कंटेंट आप मेरे देख सकते हो यूट्यूब पे डाला हुआ है। 399 मेरे भाइयों बहुत कम फीस है। मार्केट में आप जाओगे तो 3000, 4000 और 5000 की बेचेस आपको परचेस कर रहे हैं। जो सबसे कम प्राइस भी किसी एक एकेडमी वालों ने रखा वो 599 रखा पेपर 2 का, और मैंने उससे भी कम कर दिया। आपको 599 भी नहीं करना, 399 पर करना है। यानी कि इसका भी ऑलमोस्ट मैंने 1/3 पेमेंट आपसे ले रहा हूँ, है ना। 1/3 भी नहीं, हाँ एक तरीके से 1/3 मान के चलो, ये पेमेंट हम आपसे कर रहे हैं। तो जिसको बैच परचेस करना है इस नंबर पर कॉल करना, इस नंबर पर मैसेज जरूर करना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के सारे PYQs के साथ, है ना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट, जय हिंद।